नेक्स्ट जो चैप्टर है अपना साउंड वेव। देखो है ना, ये जो चैप्टर है जैसे तुमने देखा होगा स्ट्रिंग वेव भी बहुत आसान चैप्टर था, और इस चैप्टर के अंदर भी ऐसा ही है एग्जैक्टली। अपन तुम एक तरीके से देखोगे ना तो अपन स्ट्रिंग वेव का रिवीजन ही कर रहे हैं, कुछ नया नहीं पढ़ने वाले हैं। बस एक दो फॉर्मूले हैं जो अपन थोड़े से नए पढ़ने वाले हैं, बाकी एग्जैक्टली सिमिलर है जो अपन ने स्ट्रिंग वेव के अंदर पढ़ा था, कुछ भी चेंज नहीं है। बस जो डिफरेंस क्या है, डिफरेंस ये है कि जैसा अपन ने वेव के अंदर मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि वहां पे जो पार्टिकल होते थे वो ट्रांसवर्स डायरेक्शन के अंदर यानी वेव प्रोपागेशन के परपेंडिकुलर वाइब्रेट करते थे अपनी पोजीशन के अबाउट, जबकि यहाँ पे क्या होगा, जिस डायरेक्शन में वेव जा रही है या फिर लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन के अंदर पार्टिकल वाइब्रेट करेंगे, अपनी पोजीशन पे ही करेंगे, सारी चीजें सेम है, बस वाइब्रेशन का तरीका जो है वो सेम रहेगा बट डायरेक्शन चेंज हो गई। जैसे वेव पहले अगर इधर जा रही है तो पार्टिकल ऐसे वाइब्रेट करते हैं, अब अगर वेव इधर जा रही है तो पार्टिकल भी ऐसे वाइब्रेट करेगा अपनी पोजीशन के अबाउट। तो इसमें अपन एक चीज क्या करेंगे कि स्ट्रिंग वेव में तो क्या होता था कि जैसा आपने वो स्ट्रिंग या जैसा जो रस्सी रोप वगैरह उनमें जैसी वेव बनती थी वैसा ही अपन डायग्राम बनाते थे, लेकिन यहाँ पे क्योंकि साउंड वेव तो अपने को दिखती नहीं है, तो साउंड वेव को इतना फील करना थोड़ा सा अपने लिए इजी नहीं होगा, तो अपन तो बस मैथमेटिक्स पे विश्वास करेंगे, जो चीजें अपने को जितनी फील हो सकती है उतना फील करेंगे। बाकी स्ट्रिंग वेव में अपन ने बहुत अच्छे से पढ़ रखा है, तो अपन यहाँ पे अपन सिंपल मैथमेटिक्स लगा देंगे जैसे वहां पे अपन ने सॉल्व किया था। तो बहुत आसान टॉपिक है और बिल्कुल कैलकुलेशन नहीं है और कॉम्पिटिटिव एग्जाम के हिसाब से इम्पोर्टेंट भी है। तो देखो सबसे पहले अपन थोड़ा सा एक बार वापस से साउंड वेव क्या होती है इसकी प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ साउंड वेव, प्रॉपर्टीज ऑफ साउंड वेव। इसके अंदर फर्स्ट प्रॉपर्टी है जो कि अपन पहले ही पढ़ चुके हैं कि साउंड वेव बताओ किस टाइप की वेव है, मैकेनिकल है या नॉन मैकेनिकल? मैकेनिकल। मैकेनिकल, क्योंकि इसको प्रोपगेशन के लिए जो है मीडियम की जरूरत होती है। मीडियम रिक्वायर्ड है। हाँ, ऐसा नहीं है कि मैं कुछ भी बोल दूंगा तो तुम्हें सुनाई दे देगा, उसके लिए पार्टिकल्स बीच में होने चाहिए आवाज पहुंचाने के लिए, या मीडियम होना चाहिए, बिना मीडियम के ये ट्रेवल नहीं कर सकती। जैसे अपन अभी नॉर्मल बात कर रहे हैं वैसे अपन चांद पे जाके बात नहीं कर सकते, मून पे जाके बात नहीं कर सकते, क्योंकि वहां पे ऐसा एनवायरमेंट नहीं है। तो अपने को मीडियम चाहिए होगा, यानी साउंड वेव इज ए मैकेनिकल वेव। उसके बाद सेकंड पॉइंट है कि साउंड वेव इज लॉन्गिट्यूडनल वेव। लॉन्गिट्यूडनल का मतलब यहाँ पे जैसे वेव अगर इधर जा रही है तो पार्टिकल भी जो है वो अपनी पोजीशन के अबाउट इसी टाइप से वाइब्रेट करेंगे, लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन के अंदर ही वाइब्रेट करेंगे। ऐसा नहीं कि पार्टिकल इसके अंदर मूव करेंगे, जैसे स्ट्रिंग वेव में अपनी पोजीशन के अबाउट वाइब्रेट करते थे, अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन के अबाउट वाइब्रेट करते थे, वैसे ही वाइब्रेट करेंगे, पार्टिकल वहीं के वहीं रहेंगे, लेकिन डायरेक्शन चेंज होगी, लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन के अंदर वाइब्रेट करेंगे। हाँ सॉरी, थोड़ा सा डिस्टरबेंस हो गया। तो साउंड वेव
के अंदर क्या होगा, बस एक जो पार्टिकल के वाइब्रेशन की डायरेक्शन है वो चेंज हो गई। पहले वेव अगर इधर जा रही है तो पार्टिकल इसके ट्रांसवर्स या परपेंडिकुलर डायरेक्शन में वाइब्रेट करते थे, यहाँ पे लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में वाइब्रेट करेंगे। तो ये दोनों पॉइंट्स अपन पहले पढ़ चुके हैं, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। उसके बाद थर्ड पॉइंट है वेलोसिटी ऑफ साउंड वेव। Velocity of sound wave in air at 0 degree centigrade is 330 meter per second, almost 330 meter per second. एयर की एयर मीडियम अगर अपन ले लें और टेम्परेचर अगर 0 डिग्री सेंटीग्रेड ले लें, आगे अपन पढ़ेंगे इसी चैप्टर के अंदर कि साउंड वेव की वेलोसिटी जो होती है वो टेम्परेचर पे डिपेंड करती है। टेम्परेचर अगर तुम चेंज करते हो तो पार्टिकल जो है वो थोड़े से तेज वाइब्रेट, जैसे टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हो तो डेफिनेटली पार्टिकल्स का जो वाइब्रेशन है वो बढ़ जाएगा, और वाइब्रेशन तो फिर वेव जल्दी प्रोपागेट करेगी। तो टेम्परेचर बढ़ाने से वेव का वेलोसिटी, साउंड वेव बढ़ती है, टेम्परेचर घटाने से साउंड वेव की वेलोसिटी कम होती है। तो डिग्री सेंटीग्रेड अगर एयर मीडियम के अंदर वो 330 मीटर पर सेकंड आती है। अपने को तो वेलोसिटी अगर गिवन नहीं है तो फिर अपने को ये 330 मीटर पर सेकंड यूज करनी है। सर तो वो नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे मतलब वो वाला टेम्परेचर भी यूज कर सकते हैं ना? हाँ, ये तो अपन देखो है ना, डिटेल में तो आगे अपन पढ़ेंगे ही सही कि टेम्परेचर के साथ वेलोसिटी किस टाइप से वेरी कर सकती है। ये 330 मीटर पर सेकंड ये अपन प्रूव भी कर सकते हैं, लेकिन जैसे इन जनरल कभी नहीं दे रखा है तो फिर अपने को यही एज्यूम करना है कि टेम्परेचर जो है वो 0 डिग्री है, एयर मीडियम है और वेलोसिटी 330 मीटर पर सेकंड लेनी। ठीक है, उसके बाद इसके अंदर देखो ना, ये एक और वेलोसिटी बेस्ड जो है एक वर्डिंग यूज होती है। एक तो होती है सुपरसोनिक, नाम सुना होगा तुमने। एक होती है सबसोनिक। सबसोनिक और सुपरसोनिक क्या होता है? सुपरसोनिक और सबसोनिक क्या होता है पता है किसी को? सुपरसोनिक और सबसोनिक। तो सुपरसोनिक तो होता है वेलोसिटी is greater than velocity of sound wave, और velocity is less than velocity of sound wave। ये सिंपल वर्डिंग यूज करते हैं। ऐसी कोई भी चीज जो साउंड वेव से तेज भागे, जिसकी वेलोसिटी साउंड वेव से ज्यादा है, वो अपने लिए क्या है? सुपरसोनिक है। कुछ भी हो सकता है वो। अगर तुम भी अगर 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे एयर के अंदर 330 मीटर पर सेकंड से तेज भागना शुरू कर दोगे तो तुम भी क्या बन जाओगे? सुपरसोनिक बन जाओगे। बस नाम यूज कर रहे हैं अपन, और कुछ नहीं है। तो कभी भी सुपरसोनिक बोल रहा है इसका मतलब साउंड वेव की वेलोसिटी से वो तेज भाग रहा है। इसका मतलब क्या हुआ? थोड़ा सा अगर अपन प्रैक्टिकली आवाज क्रिएट करें तो उससे आवाज पीछे रह जाएगी,
वो आगे चला जाएगा, यानी अपने को वो नजदीक आएगा तब भी आवाज अपने को धीरे सुनाई देगी। ऐसा होता है, थोड़ा बहुत समझ में आ रहा होगा। तो सुपरसोनिक का मतलब उसकी वेलोसिटी जो है वो, उसके बाद एक और बेसिक इंफॉर्मेशन है अपने पास, 4 फ्रीक्वेंसी ऑफ sound of young man, frequency of sound of young sound for young man frequency of sound for young man वो होती है 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज या 20,000 हर्ट्ज। तो यंग मैन के लिए जो फ्रीक्वेंसी होती है वो फ्रीक्वेंसी जो है कोई नॉर्मल यंग मैन है, ह्यूमन बीइंग, तो उसके लिए जो फ्रीक्वेंसी, कितनी फ्रीक्वेंसी की आवाज वो सुन सकता है। अच्छा, ये हियरिंग कैपेसिटी के बेसिस पे बोल रहे हैं अपन, साउंड वो निकाल रहा है उसकी बात नहीं कर रहा है, मैं कितनी साउंड निकाल रहा हूँ उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं कितनी आवाज सुन सकता हूँ, कितनी फ्रीक्वेंसी की आवाज सुन सकता हूँ। तो नॉर्मल यंग मैन जो होता है वो 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज तक की आवाज सुन सकता है। जो बच्चे होते हैं अपने से कम एज के, वो अपने से भी ज्यादा फ्रीक्वेंसी की आवाज सुन सकते हैं। इसका तुम एक्सपेरिमेंट कर सकते हो, यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोस हैं जिनमें इंक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी की साउंड है। तो जब तुम उसको स्टार्ट करोगे तो एक पर्टिकुलर टाइम के बाद तुम्हें आवाज सुनाई नहीं देगी, उससे पहले आवाज सुनाई नहीं देगी। यानी जब आवाज इस रेंज के अंदर आ जाएगी तब अपने को सुनाई देगी, और इससे अगर ज्यादा आवाज हो गई तब भी दिक्कत है, अपने को सुनाई नहीं देगी। क्योंकि अपने कान की जो स्ट्रक्चर इस टाइप से होती है कि वो इसी रेंज में आवाज सुन सकती है। अपने कान के अंदर क्या होता है, थोड़ा बहुत तो मुझे भी ज्यादा आइडिया नहीं है, बायोलॉजी ज्यादा नहीं पढ़ रखी, बट थोड़ा बहुत मैं आइडिया बताता हूँ। जैसे अपने कान की बाहर की जो स्ट्रक्चर है वो तो क्या है, वो तो एंटीना के टाइप से काम कर रहा है। जैसे टीवी का एंटीना होता है ना, सिग्नल कैच करने के लिए, ये तो रिसीवर है। एक्चुअल जो फंक्शन है वो तो अंदर है। अंदर क्या होता है कि कुछ एक इस टाइप की स्ट्रक्चर होती है, बायोलॉजी में अगर तुमने पढ़ रखा है तो। इसके अंदर क्या होता है, फ्लूइड होता है, और फ्लूइड की वजह से प्रेशर में डिफरेंस होता है। तो प्रेशर में डिफरेंस होने की वजह से जैसे ही तुम कोई आवाज सुनते हो तो उस फ्लूइड के अंदर वाइब्रेशंस स्टार्ट होते हैं, और वो जो पार्ट होता है वो अपने माइंड से कनेक्टेड होता है, तो वो सिग्नल जो है उसकी वजह से आवाज सुनाई देती है, वो सिग्नल भेजता है। क्या अपने को उन सब से मतलब नहीं है, अपने को बस ये थोड़ा सा आइडिया ध्यान रखना है कि 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज के बीच में नॉर्मल आदमी आवाज सुन सकता है। बच्चे होते हैं वो इससे भी कम आवाज फ्रीक्वेंसी की आवाज सुन सकते हैं। ठीक है। अच्छा, एक बात बताओ कि अपन जैसे फ्रीक्वेंसी की बात कर रहे हैं, फ्रीक्वेंसी की मैथमेटिकली तो अपन ने बहुत बात कर ली, और थोड़ा बहुत स्ट्रिंग वेव में अपन ने पढ़ा भी था, लेकिन तुम क्या आवाज सुन के पता कर सकते हो कि फ्रीक्वेंसी ज्यादा किसकी है? जैसे तुमको अगर दो आवाज सुनाई दे दे,
क्या तुम उनको सुन के पता कर सकते हो कि किसकी आवाज ज्यादा है, किसकी आवाज कम है, फ्रिक्वेंसी किसकी कम है, किसकी ज्यादा है? हाँ। तो एक अगर बच्चा बोल रहा है और एक बूढ़ा बोल रहा है, सेम लाउडनेस से अगर दोनों बोल रहे हैं, तो फ्रिक्वेंसी ज्यादा किसकी होगी? बच्चे की। बच्चे की। हाँ, बच्चे की। बच्चे की होगी। तो फ्रिक्वेंसी का सिंपल मीनिंग क्या होता है? फ्रिक्वेंसी का मतलब तीखापन। आवाज कितनी जो है वो मोटी है या कितनी जो है वो शार्प है, कितनी तीखी है। जितनी ज्यादा तीखी होगी उतनी जो है फ्रिक्वेंसी ज्यादा होगी। आवाज कितनी मोटी हो, जितनी मोटी होगी उतनी फ्रिक्वेंसी कम होगी। मतलब कानों को कितनी ज्यादा चुभ रही है, कितनी आवाज जल्दी सुनाई देती है, कितनी तीखी है, उसकी फ्रिक्वेंसी ज्यादा है। जैसे लेडीज वगैरह होती है या लड़के वगैरह होती है या बच्चे वगैरह होते हैं, इन सब की आवाज की फ्रिक्वेंसी क्या होती है? ज्यादा होती है। भगवान ने इसी टाइप से बनाया है सबको कि थोड़ा बहुत बोल दे तो भी सबको सुनाई दे दे। तो पॉइंट ऑफ अट्रैक्शन इसी वजह से होता है कि जैसे ट्रेन में एक लड़की चिल्ला रही है, सबको सुनाई दे देता है तुरंत, लेकिन अगर बूढ़ा रो भी रहा है तो भी उसकी तरफ लोग ध्यान नहीं देते हैं, क्योंकि उसकी फ्रिक्वेंसी बहुत कम है। आवाज जो है वो इतनी ज्यादा अट्रैक्ट नहीं करती है, कानों को इतनी जल्दी जो है वो चुभती नहीं है। ठीक है, ये तो बेसिक बात है, इसमें आई थिंक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। उसके बाद देखो, एक और पॉइंट इसी के अंदर बता देता हूं मैं। वैसे तो इस चैप्टर में अपने अभी जरूरत नहीं पड़ रही, बट आगे जरूरत पड़ेगी, मैं यहीं पे बता देता हूं। तुमने क्या तुम्हारे थर्मोडायनेमिक्स वगैरह हो गया क्या? हाँ सर। हो गया है सर। हाँ, तो उसके अंदर तुमने एक बल्क मॉडुलस पढ़ा होगा। बल्क मॉडुलस क्या होता है? फ्लूइड में पढ़ा होगा, लेकिन थर्मो में निकाला भी होगा। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। क्या माइनस v इंटू dp बाई dv होता है? हाँ सर। यस सर। इसको मैं डिटेल में यहाँ पे नहीं बता रहा हूँ, बस डायरेक्टली फॉर्मूला बता रहा हूँ, ये सबने पढ़ रखा होगा। अच्छा, मेरे को ये बताओ कि बल्क मॉडुलस अगर अपने को प्रोसेस गिवन है कि आइसोथर्मल प्रोसेस है या एडियाबेटिक प्रोसेस है, तो क्या तुम पता कर सकते हो कि उसके लिए बल्क मॉडुलस कितना होगा? अरे तुमने थर्मोडायनेमिक्स में सॉल्व किया होगा। प्रोसेस अगर आइसोथर्मल है, आइसोथर्मल का इक्वेशन क्या होती है बताओ? P इंटू वी इक्वल टू पीवी कांस्टेंट। कांस्टेंट। हाँ, तो देखो पीवी अगर कांस्टेंट करूंगा तो अब मेरे को dp बाई dv की वैल्यू चाहिए, तो dp बाई dv इसको डिफरेंशिएट करने से आ जाएगा। कैसे आएगा? a इंटू b से डिफरेंशिएट कर लेता हूँ, p इंटू dv प्लस v इंटू dp, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा? 0। तो dp बाई dv कितना आ जाएगा बताओ? माइनस p अपॉन v आ गया। तो इसके लिए बताओ फिर dp बाई dv की वैल्यू माइनस p अपॉन v आ गई, तो क्या बल्क मॉडुलस की वैल्यू कितनी आ गई बताओ? पी। p के इक्वल आ गई। इसका मतलब अगर प्रोसेस आइसोथर्मल है तो जो प्रेशर है वही अपने लिए बल्क मॉडुलस का काम करेगा। सही बात है। ऐसे से ऐसे अगर प्रोसेस एडियाबेटिक है, एडियाबेटिक की इक्वेशन क्या होती है? पीवी रेज टू गामा। e की पावर गामा इक्वल टू कांस्टेंट। तो इसको भी इस टाइप से डिफरेंशिएशन कर सकते हो, a इंटू बी से। डिफरेंशिएशन क्या होगा बताओ? p इंटू वी की पावर गामा इंटू वी की पावर गामा माइनस 1 इंटू dv प्लस
v की पावर गामा इंटू dp इक्वल टू 0। तो यहां से dp बाई dv निकालोगे तो जो dp बाई dv आएगा वो कितना आएगा, माइनस गामा इंटू p बाई v, ये आ जाएगा। और dp बाई dv अगर माइनस गामा इंटू p बाई v आया है तो बताओ बल्क मॉडुलस कितना होगा, गामा पी गामा इंटू p जाएगा। तो ये अपने को थोड़ा सा ध्यान रखना है कि अगर प्रोसेस आइसोथर्मल है तब तो बल्क मॉडुलस प्रेशर के इक्वल होता है, और प्रोसेस अगर एडियाबैटिक है तब जो बल्क मॉडुलस होता है वो गामा इंटू पी होता है। अच्छा, गामा क्या होता है, जिसको पीजन्स रेशियो बोलते हैं, गामा की वैल्यू क्या होती है बताओ, Cp अपॉन Cv वी या फिर 1 प्लस 2 अपॉन F। सबको पता होगी ये सब। गामा Cp अपॉन Cv होता है या फिर 1 प्लस 2 अपॉन F होता है। F क्या होता है बताओ, डिग्री डिग्री ऑफ ऑफ फ्रीडम। डिग्री ऑफ फ्रीडम। हाँ, डिग्री ऑफ फ्रीडम। डिग्री ऑफ फ्रीडम कैसे निकालते हैं सबको पता होगा। डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होता है कि कोई भी पार्टिकल कितने टाइप से कितने एनर्जी वेज ट्रांसफर में मूव कर सकता है। हाँ, कितने वेव्स में मूव कर सकता है या फिर कितने तरीके से एनर्जी ट्रांसफर कर सकता है। लेकिन वो इंडिपेंडेंट तरीके होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए जैसे एक पार्टिकल है वो तो हर डायरेक्शन में मूव कर सकता है, इधर भी जा 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 सकता है, लेकिन अपने को पता इतनी तो डिग्री ऑफ फ्रीडम नहीं होती है। तो इंडिपेंडेंट जो तरीके होंगे, मतलब अगर एक डायरेक्शन में जा रहा है तो बाकी कोई भी डायरेक्शन को या बाकी कोई भी एक्सिस को, एक्सिस की डायरेक्शन में उसका कंपोनेंट नहीं आना चाहिए। जैसे तो इसके बेसिक अगर लीनियर की बात करो तो लीनियर तरीके से तीन डायरेक्शन में मूव कर सकता है, एक्स वाई जेड। किसी बीच वाली डायरेक्शन में अगर वाइब्रेट मूव करेगा तो फिर उसका एक कंपोनेंट एक्स में आएगा, एक कंपोनेंट वाई में आएगा, यानी ये दो एक्सिस को एक साथ डिस्टर्ब कर रहा है। तो जो इंडिपेंडेंट वेज होते हैं उन्हीं को काउंट करते हैं अपन। ऐसे तो इनफाइनाइट वेज हो जाएंगे। तो जो इंडिपेंडेंट वेज है वो लीनियर मोशन के लिए कितने होते हैं, 3। और रोटेशनल के अंदर जो है, अगर मोनो है तब तो रोटेशन का कोई तरीका होगा ही नहीं, लट्टू की तरह अपनी एक्सिस के अबाउट ही घूमेगा, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम 0 आएगी। डाई एटॉमिक या फिर डंबल के टाइप से हुआ या फिर पॉली एटॉमिक लीनियर हुआ तब भी डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना आएगा, रोटेशन का 2 आएगा। और अगर पॉली एटॉमिक नॉन लीनियर हुआ तो फिर रोटेशन भी तीनों डायरेक्शन में पॉसिबल है। यानी डिग्री ऑफ फ्रीडम मोनो एटॉमिक के लिए टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होता है बताओ, 3। 3। और अगर डाई एटॉमिक है या फिर पॉली एटॉमिक है लेकिन लीनियर है तो दोनों एक ही टाइप से आएगा, और उनके लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होगा, 5। 5। और पॉली एटॉमिक नॉन लीनियर है उनके लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होगा, 6। 6। हाँ। तो ये सारी बातें हैं, ये एक्चुअली अभी अपने नेक्स्ट जो अपन पढ़ने वाले हैं बल्क मॉडुलस की जरूरत पड़ेगी। तो पूरे चैप्टर के अंदर यहाँ पे गामा और ये सीपी सीवी डिग्री ऑफ फ्रीडम बल्क मॉडुलस इन सब की बातें चलती रहेगी। तो थोड़ा सा मैं रफली अपन ने इसको रिवाइज कर लिया। तो ये तो साउंड वेव की बेसिक प्रॉपर्टीज हो गई, इसमें किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब अपन जो है वो एक्चुअल चैप्टर स्टार्ट करते हैं। हाँ, तो नेक्स्ट सबसे पहले जैसे अपन ने जिस सीक्वेंस में वहां पे पढ़ा था उसी सीक्वेंस में यहाँ पे पढ़ेंगे। सबसे पहले इक्वेशन ऑफ साउंड वेव, फिर वेलोसिटी ऑफ साउंड वेव, फिर सुपरपोजिशन, और उससे पहले थोड़ा सा एनर्जी भी देख लेंगे अपन। ठीक है, तो इसको रफ कर दो क्या मैं? यस सर। ठीक है।
तो नेक्स्ट अपन स्टार्ट करते हैं इक्वेशन ऑफ साउंड वेव। तो जैसे स्ट्रिंग वेव में पढ़ा था वैसे के वैसे यहाँ पे साउंड वेव के अंदर हो जाएगा। तो स्ट्रिंग वेव के अंदर बताओ अपने पास इक्वेशन क्या थी, y इक्वल टू a sin kx माइनस ओमेगा t। अगर वेव प्लस x में जा रही है तो अपने को पता है kx माइनस ओमेगा t की जगह kx प्लस ओमेगा t भी हो सकती है, ओमेगा t माइनस kx भी हो सकता है, ओमेगा t प्लस kx भी हो सकता है। ये सारी बातें अपने को पता है। साइन की जगह कोस भी हो सकता है। उन सब का सिग्निफिकेंस क्या होता है अपने को पता है। तो ऐसे कैसे यहाँ पे ये y क्या होता था, y जैसे वेव अगर इस टाइप से मूव कर रही है, वेव अगर आगे जा रही है तो पार्टिकल जो है इसके ट्रांसवर्स डायरेक्शन में वाइब्रेट करते थे। तो हर पार्टिकल का हर टाइम पे हर पोजीशन पे डिस्प्लेसमेंट y डायरेक्शन के अंदर अपने को इस इक्वेशन से पता चलता था। अब यहाँ पे तो जैसे वेव अगर इधर जा रही है तो पार्टिकल भी जो है इसी डायरेक्शन में ऐसे वाइब्रेट कर रहे हैं। तो यहाँ पे इक्वेशन तो वही होगी, लेकिन जो ग्राफ बनाएंगे वो ग्राफ एक्चुअली जैसी साउंड वेव दिखेगी वैसा ग्राफ नहीं बनेगा। स्ट्रिंग के अंदर तो अपने को पता है जैसा स्ट्रिंग का पैटर्न था वैसा का वैसा ग्राफ आ रहा था। तो इक्वेशन मैथमेटिकली तो वही होगी, लेकिन पार्टिकल की मोशन में किसी भी टाइम फोटो खींचोगे तो जैसा अपन ग्राफ बना रहे हैं वैसा नहीं दिखेगा। इसलिए इसको थोड़ा सा फील करना इतना आसान नहीं होगा। तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट को अपन y से लिखते थे, यहाँ पे लॉन्गिट्यूडनल डिस्प्लेसमेंट इसको अपन जो है नोटेशन s यूज करेंगे। तो s इक्वल टू क्या होगा, वही इक्वेशन आ जाएगी a sin kx माइनस ओमेगा t। उसमें कोई चेंज नहीं आएगा, सेम की सेम इक्वेशन हो जाएगी। अब देखो अच्छा, ये इक्वेशन को और डिटेल में पढ़ने से पहले मैथमेटिकली तो अपने को समझ में आ ही रहा है, थोड़ा सा मैं इसको प्रेशर की टर्म्स में या कैसे होता है कैसे नहीं होता है इसको समझते हैं। तो मैं सबसे केस लेता हूं, केस 1 व्हेन नो साउंड। अपने पास जो एनवायरनमेंट है या अपने पास जो भी एटमॉस्फेयर है, मान लेते हैं कि t इक्वल टू 0 पे अपन ने कोई भी साउंड क्रिएट नहीं करी। साउंड क्रिएट नहीं करी इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि जैसे इस रूम के अंदर सारे पार्टिकल जैसे थे वैसे के वैसे हैं, सब अपनी अपनी पोजीशन पे है, इक्विलिब्रियम पे है, कोई बिल्कुल भी वाइब्रेट नहीं कर रहा है, यानी सब अपनी मेन पोजीशन पे है। इस टाइप से शांति है। जैसे ही मैंने साउंड क्रिएट करी, साउंड क्रिएट करने का मतलब अपने को एक ही चीज समझ में आनी चाहिए कि तुमने पार्टिकल्स को, एयर पार्टिकल्स को डिस्टर्ब कर दिया। जैसे मैंने कुछ बोला, यानी मैंने अपने लिप्स से यहाँ पे जो है एयर के अंदर कुछ प्रेशर क्रिएट किया, तो यहाँ वाले पार्टिकल वाइब्रेट करना स्टार्ट हुए। इन पार्टिकल ने जो है अगले वाले पार्टिकल पे कुछ फोर्स एक्सर्ट किया, उसकी वजह से ये पार्टिकल वाइब्रेट करना स्टार्ट हुई। इस टाइप से पूरे रूम के अंदर एक डिस्टरबेंस हो गया। और पूरे रूम के अंदर अगर डिस्टरबेंस हो गया, इसका मतलब ये हुआ कि प्रेशर में चेंज आ गया। अपने को पता है पार्टिकल अगर वाइब्रेट करेंगे या पार्टिकल की मोशन डिस्टर्ब होगी तो प्रेशर में चेंज आएगा। पार्टिकल मूव करेगा तो प्रेशर डेफिनेटली चेंज होगा। तो अभी फर्स्ट केस ले रहे हैं, तो अपन ने कोई भी साउंड क्रिएट नहीं करी, तो सारे के सारे पार्टिकल्स, ऑल पार्टिकल्स
are at their respective equilibrium, जो जहां पे था वहां पे है, कोई भी डिस्टर्बेंस नहीं है, तो तुम किसी भी टाइम पे देखोगे जब तक साउंड क्रिएट नहीं करोगे, हर पोजीशन पे देखोगे तो प्रेशर जितना भी है वो कांस्टेंट है और किसके इक्वल होगा, पी नॉट के इक्वल हो जाएगा। पी नॉट मतलब इसको तुम एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी बोल सकते हो या फिर जितना भी वहां का पहले प्रेशर था, कुछ ना कुछ तो प्रेशर तो होगा ही सही, एयर के अंदर अगर पार्टिकल्स है तो उस प्रेशर किसी भी टाइम पे देखोगे हर टाइम पे प्रेशर क्या आएगा, सेम आएगा, कोई चेंज नहीं आएगा। और जैसे तुमने साउंड क्रिएट करी, when sound is generated, जैसे तुमने साउंड क्रिएट करी, साउंड जनरेट करी, तो अब देखो तुमको सोचो, जैसे ऐसे सोचो कि हर पार्टिकल जैसे अपनी अपनी रेस्पेक्टिव इक्विलिब्रियम, जैसे कुछ पार्टिकल की बात करता हूं मैं, ये 4 पार्टिकल ले लेता हूं जैसे, तो सब अपने अपने इक्विलिब्रियम पोजीशन पे थे। यहां से तुमने कुछ बोलना शुरू किया या यहां से तुमने डिस्टरबेंस क्रिएट किया, तो ये पार्टिकल के अपनी पोजीशन के अबाउट वाइब्रेट करना स्टार्ट करेंगे, ऐसे वाइब्रेट करना स्टार्ट करेंगे। तो कुछ पोजीशन पे प्रेशर बढ़ेगा, कुछ पोजीशन पे प्रेशर कम होगा, इस टाइप से चलेगा। और अपने को पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट पता है लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन के अंदर किसी भी टाइम टी पे इस टाइप से पार्टिकल वाइब्रेट कर रहे हैं, यानी प्रेशर जो है पहले जैसे कांस्टेंट था पी नॉट, अब कांस्टेंट नहीं होगा, जैसे जैसे पार्टिकल वाइब्रेट करेंगे वैसे वैसे प्रेशर भी चेंज करेगा। अब तुम्हें डाउट आ रहा होगा कि तुम्हें कैसे पता चला कि प्रेशर भी इस टाइप से वेरी करेगा, यानी प्रेशर की भी पीरियोडिकली चेंज करेगा या साइन वेव या कोस वेव के टाइप से चेंज करेगा। ये अभी अपन आगे पढ़ने वाले हैं कि प्रेशर इस टाइप से कैसे क्यों चेंज करता है या प्रेशर ऐसे साइन वेव या कोस के टाइप से कैसे आएगा। अभी अपन पढ़ेंगे कि अगर डिस्प्लेसमेंट साइन या कोस की फॉर्म में है तो प्रेशर भी साइन या कोस की फॉर्म में आता है, प्रेशर में जो चेंज होता है, यानी कुछ पॉइंट पे प्रेशर जो है वो बढ़ जाएगा, कुछ पॉइंट पे प्रेशर घट जाएगा। अभी तुम डायरेक्टली ध्यान रखो कि कुछ पॉइंट पे प्रेशर बढ़ जाएगा, कुछ पॉइंट पे प्रेशर घट जाएगा, किस रीजन से घटेगा, कितना घटेगा, कितना बढ़ेगा, क्यों घटेगा, क्यों बढ़ेगा, ये सब अभी इसके जस्ट बाद अपन देखने वाले हैं। अभी मैं सिर्फ तुम्हें नोटेशन बता रहा हूं। अभी इतना ध्यान रखना है कि जितना पहले प्रेशर था उससे जितनी वैल्यू से इंक्रीज हो गया या जितनी वैल्यू से डिक्रीज हो गया, इसको अपन डेल्टा पी बोलते हैं। और डेल्टा पी क्या है, डेल्टा पी को अपन एक्सिस प्रेशर बोलते हैं, एक्सिस प्रेशर। एक्सिस प्रेशर का मतलब जितना पहले प्रेशर था उससे इतना या तो कम हो गया या ज्यादा हो गया, मतलब एक्स्ट्रा प्रेशर कितना आ गया, एक्स्ट्रा प्रेशर को डेल्टा पी बोल रहे हैं। तो फिर प्रेशर की वैल्यू जब साउंड क्रिएट करोगे उस केस में कहां से कहां वैरी करेगी, पी नॉट माइनस डेल्टा पी से पी नॉट प्लस डेल्टा पी के बीच में वैरी करेगी। डेल्टा पी जो है वो अपने लिए प्रेशर एक्सिस है, ये प्रेशर किस वजह से बढ़ा किस वजह से घटा ये सब अभी अपन देखते हैं। यहां तक कोई डाउट हो तो बोलो। हाँ बोलो बोलो सर, साउंड वेव में एम्पलीट्यूड क्या होता है? एम्पलीट्यूड क्या होता है मतलब?
सर मतलब जैसे कि स्ट्रिंग वेव में हम देखते थे कि एक ऑसिलेशन का वेवलेंथ होता है, तो सर एम्पलीट्यूड साउंड वेव में कैसे पता चलेगा? हाँ, यही तो मैं बता रहा हूँ। साउंड वेव के अंदर जैसे यहाँ पे स्ट्रिंग वेव के अंदर तो अपन जैसे ऐसे ग्राफ बना देते, तो अपने को पता था कि पार्टिकल जितना इक्विलिब्रियम से मैक्सिमम ऊपर जाता है वो उसके लिए एम्पलीट्यूड है। अब अपने को साउंड वेव में कैसे पता करें? तो साउंड वेव में देखो, अभी अपन देखेंगे, यही आगे देखने वाले हैं, लेकिन जैसे ये पार्टिकल है, ये अपने इक्विलिब्रियम पे है, और अपने को पता है पार्टिकल जो है वो हर पार्टिकल अपने इक्विलिब्रियम पे लेफ्ट और राइट में वाइब्रेट करेगा, क्योंकि लॉन्गिट्यूडनली वाइब्रेट करना है ना इसको। तो एम्पलीट्यूड क्या होगा कि हर पार्टिकल अपने इक्विलिब्रियम जहां पे पहले था t = 0 पे, जब कोई भी क्रिएट नहीं करी थी अपन ने, जब साउंड क्रिएट करने के बाद मैक्सिमम ये कितना लेफ्ट में जाता है, मैक्सिमम कितना राइट में जाता है, वही उस तो बस कुछ भी नहीं है, बस सेम है, हर पार्टी ऐसे वाइब्रेट कर रहा है, तो जितना मैक्सिमम तो वेव क्रिएट करने से पार्टिकल में डिस्टरबेंस आ गया। पार्टिकल में डिस्टरबेंस आ गया मतलब हर पोजीशन का प्रेशर भी चेंज हो गया। ये तुमने पढ़ रखा होगा ना कि पार्टिकल अगर जैसे जैसे इस दीवार से कोलाइड करता है मूव करने की वजह से, तो दीवार पे कुछ फोर्स लगाता है, और पर यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया जो है फोर्स लगाएगा, उसी को अपन प्रेशर बोलते हैं। यानी पार्टिकल के वाइब्रेशन की वजह से प्रेशर में चेंज आता है। तो पार्टिकल अगर वाइब्रेट करेंगे तो प्रेशर में चेंज आएगा, और जितना चेंज आता है उसको हम प्रेशर एक्सेस बोलते हैं या एक्स्ट्रा प्रेशर बोलते हैं। तो जब पॉजिटिव एक्सट्रीम पे होगा तब इतना चेंज आएगा, नेगेटिव एक्सट्रीम पे होगा तब इतना चेंज आएगा। ये सब अपन देखेंगे अभी कब कब चेंज आता है। यहाँ तक फिर भी अगर किसी को मन में कोई भी डाउट आ रहा है तो मेरे साथ बता सकता है, मैं डिस्कस कर लेंगे अपन। कुछ भी तुम्हें ऐसा लग रहा है कि मेरे को ये बात समझ में नहीं आ रही, कैसे होगा कैसे नहीं होगा, वो बता दो मेरे को। यहाँ तक किसी को कोई भी डाउट हो तो बोलो। कोई डाउट है किसी को? कोई डाउट नहीं है? किसी को कोई डाउट नहीं है? अरे बोलो। नो सर। क्लियर है सर। ठीक है, तो आगे अपन इसी जो सेकंड केस देखा है अपन इसको कंटिन्यू करते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले एक फॉर्मूला मैं तुम्हें अभी यहाँ पे डायरेक्टली बता रहा हूँ, जिसका डेरिवेशन वगैरह अपने काम का नहीं है। इस प्रेशर एक्सिस की वैल्यू कितनी आती है वो बता रहा हूं मैं। इस प्रेशर एक्सिस की वैल्यू अगर तुम्हें कभी निकालनी है, पी एक्सिस ये होती है -b इंटू डेल एस अपॉन डेल एक्स। ये फॉर्मूला अपने को याद होना चाहिए, इसका डेरिवेशन अपने बिल्कुल भी काम का नहीं है। पी एक्सिस -b इंटू डेल एस अपॉन डेल एक्स होता है। b क्या होता है सबको पता है, बल्क मॉडुलस होता है। s क्या है पता है ना? हाँ, डिस्प्लेसमेंट ऑफ साउंड वेव। हाँ, डिस्प्लेसमेंट ऑफ साउंड वेव। तो जैसे अगर अपन ने s की इक्वेशन क्या लिखी थी, a sin kx माइनस ओमेगा टी
तो प्रेशर एक्सिस, अगर मेरे को डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन पता है तो उससे तुम प्रेशर एक्सिस निकाल सकते हो। कैसे? इसका डिफरेंशिएशन करके यहाँ पे वैल्यू पुट कर लो, तो डेल एस अपॉन डेल एक्स। डेल एस अपॉन डेल एक्स का मतलब है एक्स के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन, तो ये हो जाएगा के बाहर आ जाएगा a इंटू के साइन की जगह कोस आ जाएगा kx माइनस ओमेगा टी। तो फिर प्रेशर एक्सिस कितना आएगा? ये आ जाएगा अपने पास माइनस b इंटू ए इंटू के कोस kx माइनस ओमेगा टी। तो यहां से एक बात अपने को समझ में आ गई कि अगर तुमने डिस्प्लेसमेंट का एम्पलीट्यूड अगर a लिया है, डिस्प्लेसमेंट का एम्पलीट्यूड अगर a लिया है, तो प्रेशर एक्सिस भी पीरियोडिक मोशन करता है, सिंपल हार्मोनिक मोशन करता है, थोड़ा सा फंक्शन डिफरेंट आता है और उसका एम्पलीट्यूड भी डिफरेंट आता है। एम्पलीट्यूड कितना होता है? b इंटू ए इंटू के। तो इफ एम्पलीट्यूड, क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं, इफ एम्पलीट्यूड of longitudinal displacement is A, then amplitude of pressure axis is B into A into K. B पता है अपने को बल्क मॉडुलस, A लॉन्गिट्यूडनल एम्पलीट्यूड का, सॉरी लॉन्गिट्यूडनल डिस्प्लेसमेंट का एम्पलीट्यूड, और K क्या है? 2 पाई अपॉन लैम्बडा। ठीक है, तो फिर बताओ मेरे को कि मैक्सिमम प्रेशर कितना हो सकता है? मैक्सिमम प्रेशर कितना हो सकता है साउंड वेव के अंदर? जितना पहले प्रेशर था P नॉट प्लस B इंटू ए इंटू के, तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है? प्रेशर एक्सिस की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी? कोस की मैक्सिमम वैल्यू, यहाँ पे माइनस साइन आ रहा है तो कोस की जब मिनिमम होगी तब इसकी वैल्यू मैक्सिमम होगी। इसकी मिनिमम वैल्यू -1 होती है, तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू अपने पास प्रेशर एक्सिस की मैक्सिमम वैल्यू बी ए के आ गई, और पहले प्रेशर कितना था? पी नॉट। तो साउंड वेव के अंदर मैक्सिमम प्रेशर पी नॉट प्लस बी ए के हो सकता है। मिनिमम प्रेशर कितना हो सकता है? पी नॉट माइनस बी ए के हो जाएगा। अभी देखो तुम्हारे लिए नया है, इसलिए तुम्हें बहुत सारे लोगों को अभी समझ में नहीं आ रहा होगा कि ये प्रेशर क्या है, कैसे चेंज हुआ, कैसे पार्टिकल वाइब्रेट कर रहे हैं, कब एम्पलीट्यूड मैक्सिमम है, कब एम्पलीट्यूड मिनिमम है। इसको मैं थोड़ा सा पहले मैथमेटिकली देख लिया, अभी अब लॉजिकली देखेंगे ग्राफ वगैरह बना के, तो उससे अपने को सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। अभी अपने को ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अभी तुम बस जैसे अपन चल रहे हैं, लेक्चर के बाद तुम्हें फील आनी शुरू हो जाएगी। अभी जैसे चल रहे हैं वैसे, उसमें कोई डाउट आ रहा है तो बताओ मेरे को। यहां तक अगर किसी को डाउट है तो बताओ। सबको आवाज तो आ रही है ना? यस सर। ठीक है, अब मैं कुछ एक दो ग्राफ बनाता हूं।
जैसे मैं अभी डिस्प्लेसमेंट एस का ग्राफ बना रहा हूं, तो एस इक्वल टू ए साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी माना था अपन ने, तो यानी साइन का ग्राफ बनाना है अपने को। हाँ, तो किसी को अगर जैसे अभी कोई एम्पलीट्यूड वगैरह के बारे में पूछ रहा था, क्या था क्या नहीं था, अभी अपन इसको थोड़ा सा साउंड वेव को समझते हैं कि एक्चुअली हो क्या रहा है। तो स्ट्रिंग वेव में क्या होता है, जैसे मैंने ग्राफ बनाया तो ग्राफ के अकॉर्डिंग ही है, ग्राफ के जैसी अपने पास स्ट्रिंग थी या रोप थी, तो हर पार्टिकल बता सकता था मैं कि यहाँ वाला पार्टिकल थोड़ी देर बाद जो है, थोड़ी देर बाद रस्सी कैसे होगी, ऐसे होगी, इसका मतलब ऊपर जाएगा, यहाँ वाला पार्टिकल नीचे आएगा, यानी ऊपर नीचे वाइब्रेट कर रहे हैं, अभी कहाँ पे है, यहाँ पे है, ये वाला पार्टिकल यहाँ पे है, ऐसे में हर पार्टिकल के बारे में बता सकता था। साउंड वेव के अंदर मेरे को देखना है, तो मैं कुछ पार्टिकल ले लिए अलग अलग पोजीशन पे, जैसे यहाँ वाला पार्टिकल, यहाँ वाला पार्टिकल, यहाँ वाला पार्टिकल, यहाँ वाला पार्टिकल, इन सब पार्टिकल को मैं कुछ पर्टिकुलर पार्टिकल्स को स्टडी करता हूँ। तो t इक्वल टू 0 पे जब कोई भी साउंड क्रिएट नहीं करेगी, तो सारे पार्टिकल इक्विलिब्रियम रहते हैं। क्या ये बात समझ में आ रही है? यस सर। अब देखो, जैसे ही तुमने डिस्टरबेंस क्रिएट किया, तो डिस्टरबेंस क्रिएट करने से ये ग्राफ अपने को डिस्प्लेसमेंट बता रहा है, और डिस्प्लेसमेंट अगर पॉजिटिव है, इसका मतलब, अच्छा मैं ये एज्यूम कर रहा हूं कि वेव प्लस एक्स में जा रही है, क्योंकि अपन ने जो वेव की इक्वेशन लिखी है वो के एक्स माइनस ओमेगा टी के हिसाब से बनाया है। तो वेव अगर प्लस में जा रही है, यानी पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट अगर पॉजिटिव है, इसका मतलब पार्टिकल किधर जा रहा है, प्लस एक्स में। हाँ सर। और पार्टिकल डिस्प्लेसमेंट अगर नेगेटिव है, इसका मतलब माइनस एक्स में। तो मैं हर पार्टिकल के बारे में बात करता हूँ, कौन सा पार्टिकल किधर मूव कर रहा होगा, जब मैंने थोड़े से टाइम के बाद देखते हैं। तो देखो, ये पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट थोड़ी देर बाद क्या है, पॉजिटिव है, इसका मतलब ये पार्टिकल किधर जा रहा होगा, आगे जा रहा होगा। बोलो, ऐसे कैसे तुम यहाँ पे भी पता कर सकते हो। जैसे ये वाला पार्टिकल, जैसे ये वाले, इस वाले पार्टिकल की बात, इस वाले पार्टिकल की थोड़ी देर बाद देखोगे जो है, एक
यहाँ पे चलो ये रहने देते हैं, अपन ग्राफ थोड़ा सा नहीं बनता। यहाँ से समझ में आ रहा होगा कि प्लस एक्स और माइनस एक्स कैसे पता किया मैंने। किसी को समझ में नहीं आ रहा तो मैं एक बार वापस से बता देता हूँ। सारे पार्टिकल पहले t इक्वल टू 0 पे इक्विलिब्रियम पे थे, उसके बाद तुमने कुछ वेव जो है वो आगे जा रही है, इसलिए मैंने आगे वाले पॉइंट्स को देख के मैं डिस्प्लेसमेंट बता रहा हूं। तो ये वाले पॉइंट्स ही अगर थोड़ी देर बाद देखोगे तो वेव के अकॉर्डिंग वेव का डिस्प्लेसमेंट जो है ऊपर जा पॉजिटिव डायरेक्शन में, इसका मतलब ये पार्टिकल आगे जा रहा होगा। ऐसे कैसे ये नेगेटिव में आ गया, एक्स एक्सिस के नीचे जो है नेगेटिव, इसका मतलब पार्टिकल पीछे जा रहा है। यहाँ पे पार्टिकल आगे जा रहा है, यहाँ पे पार्टिकल पीछे जा रहा है। ये समझ में आ रही नहीं आ रही? बोलो ये समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा? ये मैंने डायरेक्शन कैसे आ रहा है लिखी? सर। ये मैंने डायरेक्शन कैसे लिखी पार्टिकल्स की, समझ में आ रहा है क्या? क्या हो सकता हूँ कि पार्टिकल ऐसे ऐसे, तुम तो सोचो, देखो ऐसे अगर पार्टिकल वाइब्रेट करेंगे तो अगर मैं थोड़े थोड़े सेक्शन दूं तो कहीं पे तो जैसे ये दोनों पोजीशन वाले पार्टिकल है, दोनों एक पॉजिटिव एक्सट्रीम पे एक नेगेटिव एक्सट्रीम पे, यहाँ पे तो पार्टिकल्स क्या होंगे, बढ़ जाएंगे। ये पार्टिकल चल रहा है, ये वाला पार्टिकल चल रहा है, तो यहाँ पे जो होगा क्या पार्टिकल की डेंसिटी बढ़ जाएगी? यस सर। और पार्टिकल अगर ज्यादा हो गई, डेंसिटी अगर ज्यादा हो गई तो प्रेशर भी बढ़ जाएगा। तो प्रेशर क्या होता है, dRT/m होता है। प्रेशर भी बढ़ गया और डेंसिटी भी बढ़ गई। ऐसे कैसे, यहाँ पे अगर तुम देखोगे तो प्रेशर कम हो गया और डेंसिटी भी कम हो गई। ऐसे कैसे बताओ, यहाँ पे क्या होगा, प्रेशर बढ़ जाएगा। हाँ प्रेशर भी बढ़ जाएगा और डेंसिटी भी बढ़ गई। तो अब तुम्हें थोड़ा सा आइडिया लगा होगा कि लास्ट वाले जो अपन ने ग्राफ बनाया था, सेकंड केस देखा था जब साउंड क्रिएट होती, मैंने बोला था अल्टरनेटिव केस में पीरियोडिक बनाया था ना कि एक पॉइंट पे प्रेशर P प्लस डेल्टा P हो गया, उसके अगले पॉइंट पे P माइनस डेल्टा P हो गया, उससे अगले पॉइंट पे P प्लस डेल्टा P हो गया। मतलब ऐसा पीरियोडिकली प्रेशर कम ज्यादा होता रहेगा। तो तुम्हें समझ में आ रहा है कि ऐसा क्यों हो रहा है? सर हाँ बोलो। सर वो बीच वाले पार्टिकल्स वाइब्रेट नहीं कर रही हैं? नहीं सारे वाइब्रेट कर रहे हैं। अपन तो कुछ क्या है ना, अपन समझने के लिए क्या है ना, थोड़ी डिस्टेंस वाले पार्टिकल ले रहे हैं ताकि डायग्राम के अंदर समझना थोड़ा आसान हो जाए। बाकी हर पोजीशन पे हर पार्टिकल वाइब्रेट कर रहा है। जैसे रस्सी के अंदर होता था ना, हर पार्टिकल, रस्सी का हर पार्ट वाइब्रेट कर रहा है, यानी हर पार्टिकल वाइब्रेट कर रहा है। ऐसे कैसे एयर का हर पार्टिकल वाइब्रेट कर रहा है। लेकिन अपन क्या है नहीं कि स्टैंडर्ड वाले जो थोड़े से गैप वाले पॉइंट्स ले रहे हैं ताकि अपने को समझना थोड़ा आसान हो जाए। समझ में आ रहा है क्या? यस सर। पार्टिकल वाइब्रेट तो हर पार्टिकल कर रहा है अपने इक्विलिब्रियम के आसपास, लेकिन अपन कुछ अलग अलग पॉइंट्स को ले, जैसे ये पार्टिकल है तो ये भी अब आसपास वाइब्रेट तो कर रहा है, लेकिन यहाँ पे एक्चुअली इसके इधर वाले पार्टिकल उधर चले गए, इधर वाले पार्टिकल इधर चले गए। तो यहाँ पे इस सेक्शन के अंदर थोड़ी देर के लिए, बहुत कम टाइम के लिए प्रेशर और डेंसिटी कम हो जाएंगे। ऐसे कैसे ये भी वाइब्रेट कर रहा है, बट ये वाला पार्टिकल इधर आ रहा है, इधर वाले पार्टिकल उधर जा रहे हैं, मतलब यहाँ पे थोड़े टाइम के लिए प्रेशर और डेंसिटी इंक्रीज हो जाएगा। अब देखो, जहां पे प्रेशर और डेंसिटी इंक्रीज होता है तो इसको अपन बोलते हैं कंप्रेसर।
ठीक है ना। और जहां पे प्रेशर और डेंसिटी डिक्रीज होता है इसको अपन बोलते हैं रेयर फ्रैक्शन। जैसे वहां पे मैक्सिमम मिनिमम होता था ना, ऐसे कैसे यहाँ पे वर्डिंग यूज होती है। तो कंप्रेशन क्या हो गया, कंप्रेशन क्या होता है, कंप्रेशन का मतलब है वहां पे डेंसिटी या डेंसिटी पोजीशन where density or pressure slightly increased than normal pressure and density। तो देखो बताओ कंप्रेशन कहां कहां बनेगा, एक तो यहां बनेगा, एक यहां बनेगा, ऐसे अल्टरनेटिवली बनता जाएगा। ऐसे कैसे, रेयर फ्रैक्शन क्या होता है, तो पूरी डेफिनेशन वापस नहीं लिख रहा। रेयर फ्रैक्शन का मतलब प्रेशर और डेंसिटी स्लाइटली डिक्रीज्ड। तो यहाँ पे रेयर फ्रैक्शन बनेगा, ऐसे कैसे यहाँ पे रेयर फ्रैक्शन बनेगा आगे, ऐसे कैसे यहाँ पे रेयर फ्रैक्शन बनेगा। तो ऐसे अल्टरनेटिवली रेयर फ्रैक्शन और कंप्रेशन बनता जाएगा। जैसे नोड और एंटी नोड बनते थे वैसे वैसे अल्टरनेटिव यहाँ पे बताओ, थोड़ा सोच के बताओ मेरे को कि कंप्रेशन और रेयर फ्रैक्शन के बीच में डिस्टेंस कितनी होगी लैम्बडा की फॉर्म में। λ/2 λ/2। तो ध्यान रखना नोड और एंटी नोड के बीच में डिस्टेंस कितनी होती है, λ/4। λ/4। हाँ λ/4, वेरी गुड। लेकिन कंप्रेशन और रेयर फ्रैक्शन के बीच में डिस्टेंस λ/2 होती है। ये समझ में आ रहा होगा कैसे होती है। हाँ सर। तो यहां तक कोई डाउट नहीं है किसी को। सर हाँ बोलो। सर वो जो लेफ्ट साइड में स्टार मार्क किए हैं वो वाला एक बार स्टेटमेंट समझा दीजिए ना। अच्छा ये इफ एम्पलीट्यूड ऑफ लॉन्गिट्यूड, अरे ये तो सिंपल है ना कि भाई डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन में एम्पलीट्यूड का काम क्या कर रहा है, ये कर रहा है। तो फिर प्रेशर एक्सिस में एम्पलीट्यूड का काम कौन कर रहा है, बी ए के। तो एम्पलीट्यूड पे डिस्प्लेसमेंट अगर ए है तो प्रेशर एक्सिस के एम्पलीट्यूड बी ए के होगा और पी मैक्सिमम मिनिमम निकालना है। तो प्रेशर एक्सिस नॉर्मल प्रेशर पी नॉट है, प्रेशर एक्सिस मैक्सिमम बी ए के होगा, मिनिमम माइनस बी ए के होगा। कैसे, तुमको देखो ना यार ये माइनस कोस है, तो माइनस को चलो छोड़ दो एक सेकंड के लिए। कोस की मिनिमम वैल्यू कितनी हो सकती है, -1 +1। तो -1 और +1 पुट करोगे तो प्रेशर एक्सिस की मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू कितनी आएगी, बी ए और माइनस बी ए के। तो प्रेशर यस सर। कहां से कहां है, पी नॉट प्लस बी ए के, पी नॉट माइनस बी ए के। क्लियर है सर अब। ठीक है। यस सर। और किसी को कोई डाउट है क्या।